स्वागत है दोस्तों चैनल टीवी 18 के प्रोग्राम ऑथेंटिकेटेड के अगले एपिसोड में। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स पॉलिसी के बारे में। ये पॉलिसी क्या है, किसने शुरू की, कब शुरू की, इसे कैसे भारत में इंप्लीमेंट किया गया, भारत पे इसके क्या प्रभाव पड़े, पाकिस्तान पे इसके क्या प्रभाव पड़े। तो सबसे पहले दोस्तों कि ये है क्या। ब्लीड थ्रू 1000 कट पॉलिसी का मतलब है कि भारत को इतने जख्म देना कि वो उन जख्मों की ताप ना सहते हुए मर जाए, यानी भारत के अंदर इतनी अंदरूनी मुश्किलों को खड़ा करना कि उनसे कमजोर होकर धीरे धीरे भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। ये कट्स दोस्तों कई शक्लों में हैं। इनमें आतंकवादी मूवमेंट्स, जाली करेंसी, सामाजिक अनरेस्ट, धार्मिक कट्टरता वगैरह वगैरह। इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, हमें यह स्वीकार करना होगा कि वो कारण जिनकी वजह से पाकिस्तान को लगा कि उसकी ये पॉलिसी भारत में कामयाब हो सकती है, हमारे भीतर ही मौजूद थे। इन कारणों के जन्मदाता और पोषक थे भारत की सरकारें, भारत के राजनीतिक दल, भारत के पॉलिटिशियन, समाज में जात पात की कुरीति, धार्मिक असहनशीलता और भारत के सिस्टम में घुस चुके दुश्मन के एजेंट। सबसे पहले इस पॉलिसी का जिक्र जनरल अयूब खान, जो पाकिस्तान के दूसरे राष्ट्रपति थे, ने किया। जब जियाउल हक ने पाकिस्तान में तख्ता पलट किया तो उनकी स्थिति काफी खराब थी। भुट्टो पूरे पाकिस्तान में घूमकर लोगों को जियाउल हक के खिलाफ लामबंद कर रहे थे और जिन कट्टरपंथियों के भुट्टो विरोध के कंधे पे सवार होकर जियाउल हक ने सत्ता हासिल की थी, वो अपनी कीमत मांग रहे थे और उनकी कीमत थी पाकिस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना और शरिया कानून लागू करना। यहां आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं दोस्तों कि इस्लामिक देश के नाम पे बनने वाला पाकिस्तान, जो कि 1947 में आजाद हुआ, 1956 तक 1956 तक एक इस्लामिक राष्ट्र नहीं था। 1956 में पाकिस्तान को इसके संविधान में एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया गया और अगले 21 साल यानी 1977 तक इस इस्लामिक देश में शराब, डिस्को और नाइट क्लब कानूनन चलते थे। पाकिस्तान पे अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए जियाउल हक ने पाकिस्तान को एक कट्टर इस्लामिक देश बनाने का फैसला किया। उन्होंने शरिया अदालत स्थापित की, शरिया कानून लागू किए। ये बातें सुन के आपको लगता होगा कि जियाउल हक एक बहुत सच्चे मुसलमान थे और मुसलमानों के लिए उनके दिल में बहुत प्यार था, पर यह सच नहीं है दोस्तों। आपने ब्लैक सितंबर के बारे में सुना होगा, जिसमें किंग हुसैन ने जॉर्डन से पीएलओ, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इजराइल के खिलाफ लड़ रहे फिलिस्तीन लोगों की सेना थी, को अपने देश से निकालने के लिए युद्ध छेड़ दिया था। इस युद्ध में इस्लामिक वर्ल्ड में मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन माने जाने वाले इजराइल के खिलाफ लड़ रही पीएलओ के 25,000 लोगों को मारने वाली सेना की कमांड जानते हैं किसके हाथ में थी? जी हां, जियाउल हक के हाथ में, जो कि उस समय एक ब्रिगेडियर थे और जॉर्डन में पाकिस्तान ट्रेनिंग के हेड थे। जियाउल हक जानते थे कि भारत के खिलाफ 3 जंग हार चुका पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने की नमोशी में डूबा पाकिस्तान कभी भी भारत को कन्वेंशनल वॉर में नहीं हरा सकता। इसलिए भारत से बदला लेने के लिए उन्होंने जनरल अयूब की ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स वाली पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का फैसला किया। दोस्तों, इस पॉलिसी को कई हिस्सों में इंप्लीमेंट किया गया। सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिकली भारत में जाली करेंसी की एक बाढ़ ला दी गई, जिससे भारत में ब्लैक मनी की बढ़ोतरी हुई। वर्ल्ड बैंक की 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 तक भारत की 23.2%, 23.2% इकोनॉमी शैडो इकोनॉमी में बदल गई थी, यानी कि ब्लैक इकोनॉमी में बदल गई थी। 2012 की आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल भारत में 2,500 करोड़ रुपए की जाली करेंसी आ रही थी। तो इस जाली करेंसी ने भारत की इकोनॉमी का बहुत नुकसान किया, भारत की जीडीपी कम हुई और इकोनॉमिकली भारत काफी पीछे चला गया। दूसरा फ्रंट था दोस्तों ड्रग्स। अमेरिका की अफगान वॉर में जमीन पे ये लड़ाई लड़ने वाला जियाउल हक ही था।
रशिया के वापस जाने के बाद अमेरिका का इंटरेस्ट इस हिस्से में खत्म हो गया और अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान और उनके आका पाकिस्तान के हवाले हो गया। अफगानिस्तान में पैदा होने वाली अफीम से हेरोइन तैयार करके उसको भारत में स्मगल करना पाकिस्तान ने शुरू किया। इस काम में ना सिर्फ पाकिस्तान ने अरबों डॉलर कमाए, बल्कि भारत के नौजवानों की कई पीढ़ियों को नशे की इस गिरफ्त में डालने का काम किया। तीसरा फ्रंट था दोस्तों सोशल और रिलीजियस फ्रंट। इस फ्रंट पर देश में धार्मिक दंगे करवाए गए, जातीय दंगे करवाए गए। भारत में फैली जात पात की कुरीति और धार्मिक असहनशीलता का फायदा उठाया गया और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया गया, जिससे भारत के समाज में एक खाई डाली गई जो धीरे धीरे काफी बढ़ गई, जिसका रिजल्ट हम आज भी देखते हैं। चौथा फ्रंट खोला गया दोस्तों मिलिटेंट मूवमेंट्स के रूप में। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में हथियारबंद विद्रोह के लिए संगठन तैयार किए गए। नौजवानों को भटका के इनमें शामिल किया गया, उनको हथियार दिए गए, ट्रेनिंग दी गई, पैसा दिया गया। पाकिस्तान के लिए इस फ्रंट पर सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इसमें दोनों तरफ से मरने वाले भारतीय थे। भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा बल अपने ही इलाके में अपने ही लोगों के खिलाफ बॉकडाउन हो गए थे और वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई के लिए फ्री नहीं थे। पांचवा फ्रंट खोला गया चाइना की तरफ से। भारत के जिन क्षेत्रों में धार्मिक, सामाजिक या रणनीतिक कारणों की वजह से पाकिस्तान की पहुंच नहीं थी, उनको चाइना के हवाले किया गया। उनमें अनरेस्ट, असंतोष और हालात खराब करने का जिम्मा चीन का था, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नक्सल प्रभावित क्षेत्र। इनको हथियार, ट्रेनिंग और पैसा देने का काम चीन ने किया। तो ये वो 5 फ्रंट थे दोस्तों जिन पे भारत के खिलाफ इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया। इस सारी पॉलिसी, इस सारी कवायद के पीछे एक ही कारण है, वो है भारत के टुकड़े करना। इस टारगेट को अचीव करने के लिए पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान आर्मी, ISI, उनके गुर्गे और भारत में मौजूद उनके एजेंट, जो आपको पॉलिटिकल सिस्टम, अफसरशाही में, पत्रकारिता में, यानी कि भारत के सिस्टम के हर अंग में मिल जाएंगे, लगातार कार्यरत रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि ISI और पाकिस्तान का भारत के टुकड़े करने का प्लान क्या है। ये जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप के हिसाब से पाकिस्तान भारत के टुकड़े करना चाहता है। ये है पाकिस्तान का शेख चिल्ली का सपना। सबसे ऊपर जो आप हिस्सा देख रहे हो, यह है मुगलिस्तान, जिसमें पाकिस्तान, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर का अक्साई चीन का इलाका वो ऑलरेडी चीन को दे बैठा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का इलाका शामिल करना चाहता है। ये सारे इलाके पाकिस्तान में शामिल करके एक मुगलिस्तान बनाया जाएगा। इसके अगर आप थोड़ा नीचे जाएं तो आपको मिलेगा दलितिस्तान। इस दलितिस्तान में मुख्य रूप से मध्य भारत के वो क्षेत्र शामिल हैं जहां नक्सलवाद का काफी जोर है। इनमें मध्य प्रदेश का बड़ा हिस्सा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र का पूर्वी इलाका और आंध्र प्रदेश का उत्तरी हिस्सा शामिल है। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो साउथ में आपको द्राविड़स्तान मिलेगा, यानी गोदावरी रिवर के नीचे का इलाका, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दक्षिणी हिस्सा शामिल है। नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा चीन को दे दिया जाएगा और जो बचा, अगर कुछ बचा, तो वो होगा भारत। तो दोस्तों, ये है दुश्मन की वो साजिश जिससे भारत पिछले 40 साल से लड़ रहा है और जीत रहा है। जो हमने आपको नक्शा दिखाया, इस नक्शे को देख के आप आसानी से पहचान सकते हैं कि देश के अंदर कौन कौन इस नक्शे को कामयाब करने और दुश्मन की साजिश को सफल करने के लिए काम कर रहा है। हालांकि इस लड़ाई में हमारा बहुत नुकसान हुआ, हजारों लोग मारे गए, देश की तरक्की कई साल पीछे चली गई, देश के भाईचारे में सेंध लग गई। भारत के 29 में से 16 राज्य कभी ना कभी पाक प्रायोजित या चीन प्रायोजित आतंकवाद का दंश झेल चुके हैं। बाकी के 13 राज्यों में भी इस आतंकवाद की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। लेकिन जैसे कहते हैं दोस्तों कि आग लगाने वाले के हाथ भी जल जाते हैं।
और भारत में आग लगाने के चक्कर में पाकिस्तान के हाथ ही नहीं जले, पाकिस्तान पूरा का पूरा जल चुका है। 80 के दशक में जो पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी थी, आज वो अपना उधार चुकाने के लिए उधार मांग रहा है। पाकिस्तान का आज ये हाल है दोस्तों कि एक डैम बनाने के लिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस अपने देश के लोगों से 10-10 रुपए का चंदा मांग रहे हैं। कभी अमेरिका का ब्लू आइड बॉय रहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आज अमेरिका के एयरपोर्ट पे नंगा करके उसकी तलाशी ली जाती है। पाकिस्तान के 4 में से 3 प्रांतों में पाकिस्तान से अलग होने के लिए हथियारबंद विद्रोह जारी है और इसकी गहनता इतनी है दोस्तों कि इनको कुचलने के लिए पाकिस्तान सेना अपनी पूरी ताकत, अपने तोपखाने, अपने टैंकों का इस्तेमाल ही नहीं कर रही, बल्कि पाकिस्तान की एयरफोर्स भी इन क्षेत्रों में विद्रोहियों पे बम गिरा रही है, लेकिन फिर भी उनको कामयाबी नहीं मिल पा रही। पाकिस्तान के 4 में से 3 पड़ोसी भारत, ईरान और अफगानिस्तान पाकिस्तान में से उठ रहे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठे हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है और जल्द ही उसको ब्लैक लिस्ट में डालने की तैयारी है। इमरान खान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दरवाजे पे खड़ा भीख मांग रहा है। पाकिस्तान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर एक फेल्ड स्टेट बन चुका है। यहां हम अपने उन कश्मीरी भाइयों से अपील करना चाहते हैं जो पाकिस्तान के बहकावे में आकर हथियार उठा चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तान आपका हमदर्द नहीं है, आप सिर्फ उसकी रणनीति के एक मोहरे हो। पाकिस्तान आपकी हमदर्दी लेने के लिए अपने एक इस्लामी मुल्क होने का फायदा उठाता है, पर अगर सच में वो एक मुसलमानों का हमदर्द देश होता तो वो अपने पड़ोस चीन में उइगर मुसलमानों पे हो रहे चीन सरकार के बेइंतहा जुल्मों के खिलाफ आवाज भी उठाता, लेकिन उसने कभी आज तक इस मसले पर आवाज नहीं उठाई। और कश्मीरियों के प्रति मेनलैंड पाकिस्तान की नीयत क्या है, उनकी सोच क्या है, इसको देखना है तो जरा पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड में कश्मीरियों की हालत देखिए। दोस्तों, पाकिस्तान आपका दोस्त नहीं है, हिंदुस्तान आपका वतन है और आप हमारे भाई हैं। छोड़िए पाकिस्तान के बहकावे को। और जिनको लगता है कि कश्मीर में रायशुमारी करवाकर, कश्मीर को खुद मुख्तियारी देकर भारत में शांति स्थापित हो सकती है, वो गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि कोर इशू कश्मीर नहीं है, कोर इशू है पाकिस्तान की ब्लीड इंडिया पॉलिसी। जब तक पाकिस्तान इस पॉलिसी को नहीं छोड़ता, भारत में शांति संभव नहीं। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को इस पॉलिसी को छोड़ना होगा, क्योंकि भारत की सरकार, भारत की सेना और भारत की जनता इस बात पर एकमत है। उन्होंने मन बना लिया है कि किसी भी कीमत पर इस पॉलिसी को और इस पॉलिसी का इस्तेमाल करने वालों का अंत किया जाएगा। समझ जाओ पाकिस्तान, अभी भी वक्त है। थैंक यू।